माँ, आप लोग इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बहू, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। कोई काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। इतना महंगा क्रॉकरी सेट तोड़ दिया तुमने। अपने बाप के घर कभी इतना महंगा सामान देखा भी है? यहाँ पर कुछ फ्री में नहीं आता, पैसे लगते हैं इन सब के। और वैसे भी तुम दहेज में कुछ नहीं लाई। हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया तुमने। अगर हमें पहले पता होता कि तुम लोग कुछ भी नहीं देने वाले तो हम तो अपने बेटे की शादी तुमसे कभी नहीं करवाते। पूर्णिमा की सास इतने कड़वे शब्द इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसके हाथ से कांच की एक प्लेट टूट गई थी। पूर्णिमा की किसी भी छोटी गलती पर उसे इसी तरह से ही बेइज्जत किया जाता था। शादी को अभी एक ही हफ्ता हुआ था और अंदर से उसकी ननद अंकिता की आवाज़ आई, माँ, ये रिश्ता तो हो गया, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे भाई अमित की शादी के लिए बहुत सोच समझ कर रिश्ता तय करेंगे। भगवान करे कि दूसरी भाभी ऐसी मिले जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर हो और अच्छा खासा दहेज भी लेकर आए। इतने में देवर अमित की आवाज़ आई। वो बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं आकाश भैया की तरह इतना सीधा साधा नहीं हूँ कि किसी भी गरीब घर की लड़की को पसंद कर लूँ। मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो दिखने में 100 गुना सुंदर हो और अमीर भी हो। पूर्णिमा ने फिर से अपने पति आकाश की तरफ देखा, लेकिन आकाश कुछ नहीं बोला। वो चुप था। पूर्णिमा ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पूर्णिमा पूरा दिन गुमसुम थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। आकाश कमरे में आया और पूर्णिमा को उदास देखा तो बोला कि तुम इतना मत सोचा करो। मैं अपने घर वालों को अच्छे से जानता हूँ। वो लोग बहुत लालची हैं, लेकिन मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ भी निभाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा? पूर्णिमा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अब ताने मारने का सिलसिला तो रोज़ का हो गया था। कभी उसकी सास, कभी देवर और कभी ननद कुछ ना कुछ उसे बोलते ही रहते थे, जिससे पूर्णिमा दिन ब दिन उदास होती जा रही थी। बस एक बात से खुश थी कि जिस इंसान से उसने शादी की है वो दिल का अच्छा है। आकाश बहुत ही शांत स्वभाव का था। घर में कोई भी झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए खुद को भी शांत रखता था और पूर्णिमा को भी शांत रहने के लिए कहता था। इस तरह से दिन, महीने और साल बीतते गए और उसके घर वालों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती गई और वो लोग पूर्णिमा को और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। एक दिन उन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। घर में से कुछ सोने के जेवर गायब हुए तो सीधे सीधे पूर्णिमा से पूछताछ करने लगे। और ये सब देखकर आकाश अपने आपे से बाहर हो गया और बोला कि आज तक मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं घर में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहता था, मगर अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। आप लोगों ने पूर्णिमा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग इस हद तक गिर जाओगे। ये बेचारी रोज़ आप लोगों के ताने सुनती रहती है। शायद इसी वजह से आप लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इस पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। चलो पूर्णिमा, अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे। ये बोलकर आकाश और पूर्णिमा अपना सामान पैक करने लगे और वो दोनों घर छोड़कर चले गए और एक किराए के घर में रहने लगे। थोड़े दिन बाद आकाश के छोटे भाई अमित की शादी का कार्ड मिला, लेकिन उन्हें किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। पूर्णिमा आकाश से बोली कि जो हुआ वो भूल जाते हैं और अमित की शादी में अगर हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आखिर आप उसके बड़े भाई हैं। आकाश बोला, ऐसा घर वालों को भी तो लगना चाहिए कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। उन्हें क्या लगता है कि कार्ड भेजने से मैं शादी में आ जाऊँगा? अब मैं उनके लिए इतना पराया हो गया कि मुझे एक फ़ोन तक नहीं कर सकते। पूर्णिमा के बहुत मनाने के बाद भी आकाश नहीं माना और वो लोग शादी में नहीं गए। लगभग 3 महीने के बाद सावित्री जी का पूर्णिमा को फ़ोन आया और वो बोली, बेटा, जो हुआ भूल जाओ और घर वापस आ जाओ। पहले तो पूर्णिमा को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से सासू माँ का उसके लिए इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है। जब उसने आकाश को सब बताया तो आकाश भी सुनकर हैरान हो गया और आखिरकार पूर्णिमा के बहुत मनाने के बाद आकाश वापस जाने को तैयार हो गया। पूर्णिमा जब घर आई और उसने पहली बार अपनी देवरानी साक्षी को देखा तो सोचने लगी कि देवर जी ने तो जो बोला था वो करके दिखाया है। जैसी लड़की उन्हें चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही मिली है। देखने में साक्षी बहुत ही सुंदर और अमीर घर की लड़की थी। पूर्णिमा 2 दिन में ही समझ गई कि साक्षी घर में किसी की नहीं सुनती। वो सिर्फ अपनी मनवाती है और घर में सिर्फ उसका ही हुक्म चलता है। वो घर का कोई काम भी नहीं करती और उसका जो मन आता है वो किसी को कुछ भी बोल देती है। पूर्णिमा ने आकर जैसे ही घर में रसोई संभाली तो सभी घर वाले खुश हो गए।
कि शायद इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब पूर्णिमा वापस आए। पूर्णिमा गाय जैसी भोली ज़रूर थी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं थी। वो अच्छी तरह से समझ गई कि घर वालों ने अपनी ज़रूरत के लिए ही उसे याद किया है। उन्होंने जैसी बहू चाही थी वो वैसी बहू ले तो आए थे, लेकिन वो बहू उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती थी। आस पड़ोस के लोगों से भी घर वालों ने साक्षी की सुंदरता और उसके दहेज की बहुत तारीफ़ की हुई थी, लेकिन पूर्णिमा के बारे में कोई बात तक नहीं करता था। वो सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए पूर्णिमा से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। आकाश को भी सब समझ आ चुका था। आकाश पूर्णिमा से बोला कि तुम सब कुछ देख कर भी क्यों चुप हो। पूर्णिमा बोली, आप क्या कहना चाहते हैं आकाश? आकाश बोला, इन सब लोगों ने हमें बस इसीलिए यहाँ बुलाया है ताकि उनका स्वार्थ पूरा हो सके। उनकी दूसरी बहू साक्षी ना तो रसोई में कुछ काम करती है, ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती है। इसीलिए उन्हें तुम्हारी याद आई है, ताकि तुम घर का सारा काम करके उनके हाथ में रख सको। पूर्णिमा बोली, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, लेकिन अगर ऐसे हाल में भी हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आखिर हम इस घर के बड़े बेटे और बहू हैं, हमारा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है। आकाश बोला, सच में पूर्णिमा, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। तुम सब कुछ जानते हुए भी मेरे घर वालों की मदद करने की सोच रही हो। मेरे घर वालों ने कभी कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन तुम उन लोगों के बारे में इतना सोचती हो। ये देखकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया। शायद मैं तुम्हारे इन एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। पूर्णिमा बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रही, बस अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। हमें हर मुश्किल में साथ मिलकर चलना है। अचानक से अमित और साक्षी के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सभी उनके कमरे की ओर दौड़े तो देखा कि साक्षी अपना सारा सामान लेकर बाहर निकल रही थी। सावित्री जी बोली, क्या हुआ बहू, ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? साक्षी बोली, मुझे नहीं रहना आपके बेटे के साथ। मैं इस शादी से अपने आप को आज़ाद कर रही हूँ, और मेरे मम्मी पापा ने जो भी सामान आपको दहेज में दिया है वो सब वापस कर देना। मेरे पापा जल्दी ही कुछ नौकर भेजेंगे, वो सारा सामान आकर ले जाएंगे। अमित साक्षी के पैर पड़ गया और सावित्री जी भी रोने लगी, और उसकी ननद अंकिता भी बोली, भाभी रुक जाओ, आप जैसा चाहोगी हम वैसा ही करेंगे, मगर घर छोड़कर मत जाओ। सावित्री जी बोली कि बहू, हमारी बहुत बदनामी होगी अगर तुम चली गई तो। ऐसा क्या हो गया जो तुम ये कदम उठा रही हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? साक्षी बोली, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपका बेटा और मैं अलग घर में रहेंगे। मैं इतने बड़े परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा तो है कि वो लोग हमें एक अलग घर लेकर दे सकें। अमित भी साक्षी की ये शर्त मानने को तैयार हो गया। वो भी अपने घर वालों को छोड़कर जाने के लिए तैयार था। सावित्री जी अपने माथे पर हाथ रखकर बस रोती रही। उन्होंने दुख भरी नज़रों से पूर्णिमा की तरफ देखा। वो आज भी चुपचाप खड़ी थी। सावित्री जी उसके पास गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जिसे हीरा समझा वो पत्थर निकला, और तुम जैसे हीरे को मैंने कभी अपनाया ही नहीं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। साक्षी अपना सारा सामान लेकर अमित के साथ ये घर छोड़कर जा चुकी थी, और सावित्री जी ने ना उन्हें रोका और ना ही कभी वापस आने को कहा। वो पत्थर और हीरे में फ़र्क अच्छे से समझ चुकी थी। सावित्री जी अमित को फ़ोन भी करती तो वो ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वो साक्षी से बहुत डरता था कि अगर उसे पता चल गया कि मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा थी, जो कि आकाश को अपने घर वालों के साथ रहने के लिए मनाती रही। सावित्री जी आज पूर्णिमा की सारी बातें मानती हैं और उससे बहुत प्यार करती हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में पैसा और सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और अपनापन भी होना ज़रूरी है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।